हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम बहुत सारी स्टोरियाँ भी आपके लिए लेके आए हैं। स्टोरियों के साथ साथ हमने पढ़ा उसके पीछे का सीक्रेट, काफ़ी स्टोरीज़ के पीछे का सीक्रेट। आफ्टरवर्ड हमने किए न्यूमेरिकल्स भी, और हम करते हैं रिकैप। तो एक फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो आइए रिकैप करते हैं। पिछले लेक्चर में या फिर पिछले एपिसोड में कहिए, हमने देखा था कि कैसे एक डायरी, एक सीक्रेट डायरी जिसने हमको 100 साल आगे जाने से रोक लिया, और वो क्यों हुआ वो भी हमने बताया। उसके बाद फिर इसमें ये भाई साहब जो थे जिनका नाम था कूलम, उन्होंने कौन सा लॉ दिया, और उसके 10 साल पहले इनफैक्ट लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने भी ये सेम लॉ ऑलरेडी उनको पता था, उन्होंने दे के रखा था, ये हमने देखा। पर उनका नेचर था बहुत ही शाय, काफ़ी इंट्रोवर्ट, सो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने कभी वो पब्लिश नहीं किया। तो साइंस सीधा कहता है या तो पब्लिश करो या तो मरो, सो इधर पब्लिश और पेरिश। और कूलम ने पब्लिश करके अपना नाम उसके ऊपर अमर कर दिया वो। ओके, आफ्टरवर्ड हमने कूलम के लॉ से ये पता किया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा। ओके, और उसका फॉर्मूला जो था वो था कुछ इस तरीके से, राइट में जो है वो, विच इज़ के इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बहुत कुछ न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ जैसा है। और इनकी स्ट्रेंथ समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल भी किया जो काफ़ी लेंदी था, और हमने कोशिश की कि सारे उसमें कैलकुलेशंस भी इंक्लूड करें ताकि आपको वो आसान जाए। ओके, और आखिरी में हम आ गए थे इस स्लाइड पे, जहाँ पे हमने पूछा आपसे क्या यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चार्ज है? नहीं, यूनिवर्स में तो बहुत सारे चार्ज है, काफ़ी जगह पे बिखरे हुए हैं। तो इसे पढ़ने के लिए हमें एक दो पार्ट में इस सीरीज़ को या फिर इस लेक्चर को बोल लीजिए। ये एक लेक्चर होगा जिसमें हम एक चीज़ सीखेंगे, फिर इस चीज़ को समझने के लिए विल कम अप विथ पार्ट 2। छोटे छोटे वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। ओके, तो आइए फिर देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे डिकोड करें। जब बहुत सारे चार्जेस अपना असर दिखा रहे हो तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर या पॉइंट पे क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो देखिए यहाँ पे, अब जैसा कि हम कूलम के लॉ के बारे में ऑलरेडी जानते ही है। ओके, उसी से रिलेटेड ये कूलम का लॉ है, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इस लॉ को एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में जो दिख रहा है आपको, हम कोशिश कर रहे हैं कूलम्स लॉ समझने की। तो इसे बेसिक से शुरू करते हैं। तो हमने इसके पहले के क्लासेस में वेक्टर के बारे में तो सुना ही होगा। ये जो वेक्टर होता है इसके बारे में आपने सुना है ऑलरेडी, राइट। तो ये एक मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको डायरेक्शन भी होता है, इसी को कहते हैं हम वेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी है, फोर्स है, इन सब में आप देख रहे हो कि इन सब की ना डायरेक्शन होती है पर्टिकुलर। ओके, इसीलिए तो इनको वेक्टर कहते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं Q1 है और Q2 है, स्पेस में हमारे पास 3D में दो पॉइंट है। ओके, ये दोनों चार्ज है, ए पे Q1 चार्ज है, बी पे Q2 चार्ज है। ऑलराइट, अब एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को निगेटिव लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक को हम किसी को पॉजिटिव ले लेते हैं, सपोज ए को पॉजिटिव और बी को निगेटिव ले लेते हैं, और ले लेते हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिससे एक पॉइंट से एक्स वाई जेड एक्सिस पास होगी। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ चार्जेस के साथ, तो ये कहलाते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो जो पहला वाला पोजीशन वेक्टर है पॉइंट 1 के लिए, उसको कहूँगा मैं R1, और जो दूसरा वेक्टर आपको दिख रहा है उसको मैं कहता हूँ R2। ओके, अब एक ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर जो एरो दिख रहा है वो उसको इंडिकेट करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने वाली हम एक डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। अगर हम इसकी डायरेक्शन पॉइंट ए से बी लेते हैं तो हम इसको कहेंगे R12, ठीक है। और अगर हम इसे पॉइंट बी से पॉइंट ए कंसिडर करें तो इसे हम ले सकते हैं R21, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक। अब चार्ज Q1 और चार्ज Q2 पर फोर्सेस यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं। तो जैसे Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स जो है वो होगा F21, जिसमें 2 इंडिकेट करता है जिस पे फोर्स लग रहा है,
और 1 इंडिकेट करता है जो फोर्स लगा रहा है उसको, ठीक है। तो हम इसको प्राइमरी चार्ज कहेंगे, जो पहला नंबर आता है सफिक्स में, और दूसरा जो तो उसको सेकेंडरी चार्ज, यानी जो फोर्स लगा रहा है वो सेकंड नंबर पे आएगा और जिस पे फोर्स लग रहा है वो पहला नंबर लिखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसको हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ क्या होगा, सोचिए अब, जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के बराबर, और इनवर्सली किससे प्रोपोर्शनल होगा, सोचिए, करेक्ट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होने के बाद अब हम इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड कर लेते हैं, साइन हटा देने का, कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो आप यहाँ पे 1/4πε0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा संभल के, ओके। यहाँ पे ठीक से देखिए एक बार कि मैं अगर फोर्स F21 ले रहा हूँ, क्या चीज़, F21, तो मुझे पहले बताइए कि कौन फोर्स लगा रहा है और किस पे फोर्स लग रहा है। तो जिस पे फोर्स लग रहा है, यानी जिसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, वो होगा प्राइमरी। यानी यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है चार्ज 2 पे, और जो फोर्स लगाता है वो होता है सेकेंडरी, यानी 1। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ F21 बार, यानी ये फोर्स 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है। तो ये जो F21 है उसको मैं Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और R12 स्क्वेयर ऐसा लिखता हूँ। अब R12 क्यों लिखा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जाने वाली डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है वो 1 से 2 है, इसलिए मुझे वहां पे 1 2 लेना पड़ा। फोर्स एक्ट हो रहा है 2 पे 1 की वजह से, पर अगर आप डायरेक्शन देखो तो 1 से 2 जा रही है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से मैं यहाँ पे r⁻12 दे देता हूँ। अब इससे क्या हुआ, ये एक वेक्टर बन गया, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, r⁻12 नहीं रहा, तो एक्चुअल में वो वेक्टर है ही नहीं, फिर तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसको F⁻21 को लिखते वक्त Q1 Q2 तो पहले भी था, उसके बाद 4πε0 ये तो कांस्टेंट है, और r को सफिक्स दिया मैंने 1 2, क्योंकि जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो कहाँ से कहाँ कर रहा हूँ अप्लाई, वो देखिए आप, 2 से 1, यानी 2 से 1 अप्लाई कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ पे, एक मिनट, अभी ये गड़बड़ा गया, अभी ये जो पिछला तो कट करना पड़ेगा थोड़ा सा। कहाँ से शुरू करो, 2 से 1 बोल रहे थे आप। तो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे F⁻21 है इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और फिर R12 लिखा हुआ है। अब देखिए Q2 पे फोर्स लग रहा है, 2 है ना, यहाँ पे 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, 1 से 2, इसलिए यहाँ पे R12। अंडरस्टूड। और ये हो गया मैग्नीट्यूड, इसको एक यूनिट वेक्टर हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा जो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, यानी ये पूरा मैग्नीट्यूड और ये साथ में डायरेक्शन, तभी तो वेक्टर बनेगा ना। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है, वैसे भी कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, इट्स अ वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसका काम ही होता है डायरेक्शन दिखाना। तो अगर मैं R12 कैप ले रहा हूँ, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कौन हो गया, R12 बार, बार मतलब वेक्टर, एरो है यानी, और डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, एरो हटा दो तो क्या बनेगा फिर, मैग्नीट्यूड। तो ये बनेगा हमारा R12 कैप। अब ये किस चीज के लिए था, 2 पे फोर्स एक्ट हो रहा था, किसके थ्रू, 1 के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर कैप की जगह, ये जो आर कैप दिख रहा है आपको, आर कैप की जगह ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा फिर, आर कैप क्या है, आर बार अपॉन आर, पर कौन है, 1 2 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बार 1 2 अपॉन R12, इतना ठीक है। अब नीचे आपको 3 लोग दिख रहे हैं, R12 स्क्वायर और फिर से एक बार R12, तो उसको हम जोड़ के क्यूब कर देते हैं और इसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो फाइनली हमें जो मिलता है वो है फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और सिमिलरली अगर आपको फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 1 था तो 1 2 हो गया, यहाँ 1 2 है तो इधर 2 1 आएगा, तो उल्टा रहता है, इतना हमेशा याद रखिएगा। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे याद रखने से अच्छा आप थोड़ा फील लो, अंडरस्टैंड करो तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इधर लगा रहा है 2 पे बाय 1, पर इधर आते हो तो वेक्टर उल्टा हो जाता है, R12,
यहाँ पे भी ऐसा ही है, फोर्स कितना है 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, पर आप इधर आते हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस बार उल्टी डायरेक्शन होगी, यानी कि R21 आएगा। तो जो भी है आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा रिगार्डिंग कूलम्स लॉ, ये हमने समझा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे जो बार लगे हुए हैं ना, तो समझ जाने का कि ये वेक्टर फॉर्म है। नॉर्मल कैसा था, सिर्फ R² था, साइड में कुछ भी नहीं था उसके। अब क्या हुआ फाइनल में, R³ आया है नीचे, क्यों आया, ये R कैप की वजह से आया, डायरेक्शन चाहिए ना, वेक्टर फॉर्म है। तो R कैप आने की वजह से यहाँ पे वेक्टर भी आया, उसका मैग्नीट्यूड भी आया, नीचे 3 मैग्नीट्यूड हो गया तो क्यूब हो गया, और ऊपर आ गया हमारा वेक्टर R12 या फिर R21 बार। तो इस तरीके से हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीख लिया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, और न्यूमेरिकल जो है वो हम एकदम डिटेल में विथ कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू डू इट। ओके, तो आइए अब है न्यूमेरिकल की बारी, देखते हैं न्यूमेरिकल। तो आपके सामने है न्यूमेरिकल, ये हमारा 4th एग्जाम्पल है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूँ। यहाँ पे 2 स्पीयर्स है A और B, और इनके ऊपर लाइक चार्जेस है। एक नायलॉन थ्रेड से लटका दिया है, दूसरे के पास इंसुलेटिंग हैंडल है। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? चलो ठीक है, मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ। एक काम करते हैं, इतना सारा डिस्क्रिप्शन देखने से अच्छा आई टीच यू विथ माई स्टाइल। ओके, तो देखो यहाँ पे देर आर 2 स्पीयर्स, आइडेंटिकल है ऐसा ज़रूरी नहीं, कैसा भी हो सकता है, यहाँ दिख रहा है आइडेंटिकल। तो एक स्पीयर है A, एक है स्पीयर B। इस पे जो चार्ज है रिपल्शन है, मतलब ऑब्वियसली दोनों पे भी लाइक चार्जेस है। तो सपोज यहाँ पे +Q चार्ज है और यहाँ पे है चार्ज Q'। ओके, अब हमें क्या करना है कि 2 और स्पीयर लेके आते हैं, एक है स्पीयर C, एक है D। इन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि दोनों पे भी चार्जेस क्या है 0। अब हम इनको आइडेंटिकल, ये A से आइडेंटिकल है C और B से आइडेंटिकल D है। अब ये आइडेंटिकल स्पीयर्स को हम टच करा देते हैं। इससे क्या होगा, आइडेंटिकल होने की वजह से चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे जो +Q है आइडेंटिकल है ना, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आधा, और यहाँ पे भी हो जाएगा +Q/2, यानी दोनों पे भी इक्वल आ गए। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ पे Q'/2 आएगा। ओके, दिस विल बिकम +Q'/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो स्पीयर C और D लेके आए थे इनको हटा देना है, इनको हम हटा देते हैं। ओके, अब बचा क्या है मेरे पास, 2 स्पीयर है, एक है A और एक है B, पहले वाले ही। अब इसमें ये भी हो गया हाफ, ये +Q'/2। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इनको इतना दूर नहीं रखना, डिस्टेंस भी हाफ करना है, यानी इनको हम थोड़ा पास में लेके आ जाते हैं, थोड़ा क्या एग्जैक्टली हाफ तक लेके आते हैं, जो कि होगा 5। सो हमने इसको कर दिया है हाफ, और इन पे अब चार्जेस आधे हो चुके हैं, यानी अब मैं प्लस नहीं यूज़ करूँगा, सीधे Q/2 और Q'/2 बोल देता हूँ। ठीक, अभी व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो आपको क्या लगता है, अगर हम चार्जेस हाफ कर दे और डिस्टेंस भी हाफ कर दे तो क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? थोड़ा सोच के बताइए, या फिर अभी देखिए कि क्या होने वाला है। तो इसके पहले हमारे पास जब दोनों भी स्पीयर कितने दूर थे, 10 सेंटीमीटर दूर थे, उस टाइम पे लेट्स से ओरिजिनल फोर्स F था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपना, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ओरिजिनल था। अब हमें पता करना है कि नया वाला कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब ये 5 सेंटीमीटर दूर है और इनके ऊपर चार्जेस हो गए हाफ, तो यहाँ पे नया फोर्स होगा लेट्स से F', यानी कि Q/2 और Q'/2 होने पे नया फोर्स जो है वो F' है। तो नए फोर्स के लिए क्या होगा फिर फॉर्मूला,
इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारा जो चार्ज था Q वो हो चुका है हाफ, और जो Q डैश था वो भी हो गया है हाफ। अब हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस लेना पड़ता है, यानी कि Q और Q डैश जो है इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हो जाएगा Q/2 इंटू Q डैश बाय 2। इसी का मतलब ये क्या आ रहा है, Q इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। R जो था वो कर दिया मैंने हाफ, तो R² क्या होगा फिर, इनका स्क्वायर R² बाय 4, करेक्ट। अब देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करना है। इतना समझ गया ना सब। तो जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था वो था, सपोज कांस्टेंट K लेता हूं मैं, एंड देन आई हैव Q एंड Q डैश, Q एंड Q डैश, और डिनोमिनेटर में है R²। इतना ठीक है। अब हम नया फोर्स ले लेते हैं F डैश, जो कि है K, यहाँ पे Q इंटू Q डैश, Q इंटू Q डैश क्या होता है, Q डैश बाय 4, और R² क्या हो गया हमारा, R² बाय 4, यानी कि यहाँ पे आएगा R² बाय 4। ये 4 हो गया कैंसल, तो मेरे पास आ गया F डैश जो कि होगा K Q डैश अपॉन R²। अब जरा ठीक से देखिए, ये जो F डैश है वो है K Q डैश अपॉन R²। कहीं जाना पहचाना लग रहा है ना, देखा है कहीं पे, ऊपर देखो, K Q डैश अपॉन R²। तो ये हो गए राइट साइड इक्वल, यानी कि लेफ्ट साइड भी इक्वल है, ये तो वही है इनफैक्ट। तो इसी को मैं एक काम करता हूँ, F लिख देता हूँ। यानी हुआ क्या, इसका मतलब जो ओरिजिनल फोर्स है, और जो नया फोर्स है इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यानी मैंने जो आपको पूछा था कि विल इट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन द सेम, तो अब ये रहेगा सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा और न्यूमेरिकल है। हो गया, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 2 ऐसा है कि मुझे पता करना है कि इतने सारे फोर्सेस की वजह से कलेक्टिवली यहाँ पे क्या हमें आउटपुट या फिर क्या इफेक्ट होगा इन सारे चार्जेस का, वो मुझे देखना है। तो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दिस। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स से कि कोई चार्ज है Q0 और घिरा हुआ है वो बहुत सारे अलग अलग चार्जेस की वजह से। अगर सिर्फ 2 ही लोग होते तो मेरे पास तो है ऑलरेडी, क्या है मेरे पास, वो है ना अपना कूलम बाबा, उसने दे के रखा है ना ये फॉर्मूला, उसका टेंशन नहीं अपने को है कि भाई बहुत सारे लोग आ गए तो क्या करना चाहिए, और इन सब के अगर फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। उसका जवाब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है आपके सामने। अगर कोई चार्ज Q0 है, आजू बाजू में Q1 Q2 Q3 है, तो इनकी वजह से क्या होगा वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके एक चार्ज ले लेता हूँ Q0, और इसके पोजीशन वेक्टर को नाम देता हूँ R0। अब मुझे कुछ अलग अलग चार्जेस चाहिए, जैसे मेरे पास है Q1 है, Q2 है, Q3 है। एक काम करते हैं, इनके भी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल Q1 के लिए मैं पोजीशन वेक्टर ले लेता हूँ R1, Q2 के लिए R2 और Q3 के लिए R3। अब हम कोशिश करेंगे कि Q0 के ऊपर ये 3 फोर्सेस की वजह से या फिर 3 चार्जेस की वजह से क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, हम उसको फाइंड करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेट्स से मैं इसकी बात करता हूँ, ओके। तो ये कौन सा फोर्स है भाई, ये फोर्स F है। प्राइमरी लिखा है 0, यानी कि Q0 पे एक्ट हो रहा है। किसकी वजह से एक्ट हो रहा है, 2 की वजह से, तो Q2 की वजह से एक्ट हो रहा है। सेकेंडरी चार्ज मतलब कोई भी हो सकता है इन तीनों में से, ओके, आया समझ में। तो अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर इन सब का फोर्स कैलकुलेट करते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहते हैं अपना, कि अगर आपको टोटल कलेक्टिव फोर्स पता करना है तो यू विल हैव टू टेक वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, और अब कूलम्स लॉ अप्लाई करो, क्योंकि अल्टीमेटली 2 लोगों के बीच की बात है। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। अब तो रट गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसको हम लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लगाना पड़ेगा R कैप, कैप है, ओके, नीचे स्क्वायर आएगा इसकी वजह से। तो अगर मैं हर किसी को इंडिविजुअली फाइंड करूँ, जैसे 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, तो मुझे कुछ ये फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, इनको रख दो ऊपर, 0 1 0 2 0 3। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे आप, Q0 और 4π/ε0 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचा हुआ लिख लिया। ये था मेरा टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ 3। पर मुझे n चार्जेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, n चार्जेस के लिए होगा F टोटल कांस्टेंट 1/4πε0। ये Q0 को थोड़ी देर के लिए अंदर भेज दिया है, अंदर गया। अब ये सिंबल क्या है भाई, m को धक्का दे दिया क्या, नहीं, ये है समेशन। जब आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी हो तो आप समेशन यूज कर सकते हो। तो समेशन
क्या है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पे i लिखा है वहाँ पे आप 1 + 2 + 3 इस तरीके से आप वैल्यूज ले सकते हो। तो 1/4πε0 1 से लेकर n तक जाएगा। Q0 अंदर गया था, सबके पास जाएगा तो Q0 आ गया। QI क्यों लिखा है, वो i की जगह पे ही तो नंबर बदल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो यहाँ पे आ जाएगा n। फिर आएगा आपके पास है r कैप, यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 0 2 0 3 0, यानी कि बदल रहा है पहला वाला, तो i वहाँ पे आएगा, फिर आएगा 0 एंड देन वी हैव डिनोमिनेटर में स्क्वायर, कैप होने की वजह से स्क्वायर रहेगा, r² i0। ये मेरा है टोटल फोर्स बिकॉज ओके, ये जो टोटल फोर्स है दिस वी हैव गॉट विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगला जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ इस तरीके से है। मेरा सवाल है कि अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा था ना, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 2 कंसेप्ट्स, कूलम का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इनको यूज़ करके, या फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल लो। अब हुआ ऐसा है कि ये सब डिस्क्रीट है, यानी आपको अलग अलग फोर्स निकाल के ऐड करना था। अलग अलग मतलब आप कितना कर लोगे, हमने तो 1 2 3 किया, न्यूमेरिकल में हमने फिर से 3 का देखा। अब मुझे बताइए कि अगर ये 10 हो गए तो क्या आप कर पाओगे? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। 100 की हो गए तो अरे यार ये तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, फिर भी चलो कर लेंगे। 1000 हो गए तो, 10,000 हो गए तो, करोड़, और अगर 1 कप पानी में अगर निकालना हो तो फिर तो वाट लग जाएगी, चांस ही नहीं है कि गिन पाए हम, क्योंकि हम एक ऐसा न्यूमेरिकल देख चुके हैं पहले। चाहिए तो आप वापस उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। अगर इतने सारे चार्जेस है तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक है उसको तो मीनिंग ही नहीं रहा। यानी अब सब क्या हो गया है, कंटिन्यूस। अलग अलग गिनना पॉसिबल नहीं है, उसे हमें लेना पड़ेगा कंटिन्यूस। तो मेरा यही सवाल है कि क्या ये डिस्क्रीट का लॉजिक कंटिन्यूस में काम करेगा? यही देखेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।